नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। नेशन टू नेशन, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से। वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और सबसे पहले नजर आज की 3 बड़ी सुर्खियों पर। सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका की, जिनके बीच कभी नरम और गर्म तेवर देखने को मिल रहे हैं। कल ईरान ने हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी के बाद ईरान ने फिर से इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो फिर से हमले होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर से जंग की ओर बढ़ रही है? इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में अननोन गनमैन की। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने एक बार फिर आतंकी आकाओं को निशाना बनाया है। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का और नंबर 2 आमिर हमजा पर गोलियां बरसी हैं। एक बार फिर से अननोन गनमैन ने एक बड़े आतंकी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में यह पहली घटना नहीं है, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को फिर से एक तरीके से तनाव में डाल दिया है। तो किम के खिलाफ त्रिशक्ति की जो स्थिति है, इसकी भी हम बात करेंगे। दरअसल दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो स्थिति है उसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये इस पर विस्तार से रिपोर्ट में हम इसके तथ्यात्मक इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। तो ये हम नेशन टू नेशन की 3 बड़ी सुर्खियों की बात हमने आपको बताया। और अब नजर डालते हैं आज की सबसे पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से तनाव में डाल दिया है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। इससे पहले ईरान ने हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका के जहाजों की नाकेबंदी जारी रही और इसके बाद ईरान ने फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने कहा कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और इसी वजह से सेना पूरी तरह से तैयार है। तो अब ये देखना होगा कि मतलब कहां तो कोशिश की जा रही थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ एक स्थान पर बैठकर बातचीत करेंगे और हो सकता है कि ये जो तनाव है, ये जो विवाद की स्थिति है, इसका समाधान निकाला जा सके, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ यहां नजर नहीं आ रहा है। IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि हॉर्मुज पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به همین دلیل کنترل تنگه هرمز به حالت قبل برگشت و این تنگه راهبردی تحت مدیریت و کنترل شدید نیروهای مسلح قرار دارد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी नौसेना ने इस रणनीतिक मार्ग की प्रभावी रूप से नाकेबंदी कर रखी है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल बाजार दोनों पर गहरा असर पड़ रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी ने इस शांति को संदेह के घेरे में डाल दिया है। अमेरिकी 5th फ्लीट ने हॉर्मुज में कड़ा पहरा बैठा दिया है और अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान से किसी जहाज को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह नाकेबंदी केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक आर्थिक घेराबंदी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मिलिशिया को मिलने वाली फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दे। All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action.
All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. अमेरिका एक और ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी सेना ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारियों में जुटी है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेन केन ने कहा कि सेना तैयार है, हमें बस राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार है। Secretary said, I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Let me be clear, this blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Enforcement will occur inside Iran's territorial seas and in international waters. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर अमेरिकी सेना जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है। जनरल जेन केन ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले हर जहाज की तलाशी ली जाएगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो बल का इस्तेमाल भी किया जाएगा। Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from Iranian ports. Turn around or prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. और इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं करेगा और इसे अमेरिका भेजने पर कभी विचार भी नहीं किया गया था। सरकारी चैनल पर बात करते हुए बघाई ने बताया कि विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के हाल के बयान युद्ध विराम के दायरे में दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कोई नया समझौता नहीं हुआ है। बघाई ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने शुरू से ही इस समझौते का पालन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है और पाकिस्तान के नेतृत्व में चल रहे मध्यस्थता के प्रयास संघर्ष को समाप्त करने और ईरान के हितों की रक्षा करने पर केंद्रित हैं। यानी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। तो ये ईरान यहां पर स्पष्ट रूप से कह रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अब तक अपने परमाणु सामग्री को अमेरिका को सौंपने की किसी भी संभावना से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप इसका खुलकर ऐलान कर रहे हैं। The USA will get all nuclear dust. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous. But we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have it. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA. Very simple. तो डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, ईरान का बयान इससे अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों से परे ईरान ने कहा कि हम अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। वार्ता की तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये तमाम सारी बातें यहां पर सामने हैं। The framework of understanding between two sides. We hope that as soon as we can finalize that, then we can move on to next step. I urge all the media to be a little bit patient and be careful about all the fluctuations and on all ups and downs. On the daily things are a little bit sensitive these days. But I can assure you that Iran is very much committed to diplomacy. The point is that the other side should abandon its maximalist position and should respect the international law within which we can then secure diplomacy to be result-oriented.
पश्चिम बंगाल के झारग्राम में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथियों, यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे हैं कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, ये आप जानते हैं ना। और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है, पूरा हिसाब होगा। साथियों, एक तरफ टीएमसी बिजली की लूट में लगी है, वहीं मोदी आपका बिजली बिल जीरो करने में जुटा है। जीरो बिजली बिल। और मोदी ने आपको बिजली देने और बिजली बिल जीरो करने की योजना लागू कर दी है। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली। और इस योजना के तहत एक परिवार को, ये आप लिख लीजिए, एक परिवार को लगभग 80,000 रुपया दिए जा रहे हैं। कितने? कितने? एक परिवार को 80,000 रुपये, ताकि आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सके और अपनी बिजली खुद पैदा कर सके। लेकिन ये यहां का दुर्भाग्य है कि टीएमसी इस योजना को बंगाल में घुसने ही नहीं देती है, सिर्फ लिखा पट्टी पे लटका के रखती है, सही से लागू होने ही नहीं दे रही है। साथियों, आपके पड़ोस में उड़ीसा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। उड़ीसा में करीब 60,000 परिवारों को मुफ्त बिजली का फायदा मिल चुका है। लगभग 325 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रहेगा, 325 करोड़ रुपए ये ओडिशा में उन परिवारों को मिल चुके हैं। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार की गरीब विरोधी दुर्नीति के कारण पश्चिम बंगाल में अभी तक सिर्फ 500 परिवारों को ही इसका फायदा मिल पाया। सिर्फ 500। इतना बड़ा बंगाल, इतने सारे परिवार, सिर्फ 500, वो भी
उनके जो चहेते हैं ना, उनको, आपको नहीं, आप यहां भी ये मेरे इन सभी साथियों को विजयी बनाइए। ये मोदी आपको गारंटी देता है, आपके हर घर में 80,000 रुपया। दिल्ली में आपने पीएम बनाया है, अब यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां बिजली भी पर्याप्त आएगी और महंगे बिल से भी मुक्ति मिलेगी। साथियों, टीएमसी की सरकार ने आपको अच्छे स्कूलों और अस्पतालों से भी वंचित रखा है। बीजेपी सरकार बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल बना रही है। बाकी जगहों पर आधुनिक पीएम श्री स्कूल बनाए जा रहे हैं। यहां भी ऐसे स्कूलों का हम विस्तार करेंगे। बीजेपी सरकार आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का भी नेटवर्क बनाएगी। साथियों, यहां के आलू किसानों की तकलीफ की चर्चा मैं काफी समय से कर रहा हूं। आप यहां बीजेपी की सरकार बनाइए। यहां के किसानों की परेशानी को कम करने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। हम मेहनत करने में कमी नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को आप सुन रहे थे। टीएमसी की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के समर्थन में विधानसभा चुनाव में मतदान की अपील की। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। नए हथियारों और सेना की तैयारी को धार दिया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागकर दुनिया को फिर से तनाव में डाल दिया है। इस साल का यह 7वां और अकेले अप्रैल का चौथा मिसाइल टेस्ट है। इस हरकत के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। और इस बीच दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर महत्वपूर्ण बैठक की है। सियोल में तीनों देशों के नौसैनिक प्रमुखों उत्तर कोरिया से निपटने की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। और इस बैठक में दक्षिण कोरिया की चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल किम क्यूंग रियूल, अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल स्टीफन कोहलर और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल अकीरा सेतो शामिल हुए। और ये यहां पर समझना होगा कि किम के खिलाफ ये त्रिशक्ति जो है ये एकजुट हुई है। और अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया भी अपनी आधुनिक सेना के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब ये तीनों एक साथ होंगे तो फिर क्या होगा, यहां यह समझना जरूरी है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के पास अत्याधुनिक वायुसेना है। अमेरिका के पास B-21 और B-52 बम वर्षक विमान है। तीनों देशों के पास उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। जापान के पास एजिस से लैस विध्वंसक जहाज है। गठबंधन नौसैनिक शक्ति में उत्तर कोरिया पर पूरी तरह से हावी है। और अमेरिका के पास कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल्स पनडुब्बियां भी हैं। और अमेरिका की परमाणु क्षमता सबसे बड़ी
ताकत है और तीनों देशों के पास उपग्रहों, आधुनिक ड्रोन्स और रडार का जाल है जो उत्तर कोरिया की हर एक छोटी से छोटी गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो यहां पर ये तीन देशों की शक्ति एक तरीके से जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है। और अब बात उत्तर कोरिया की करें तो कागजों पर वो भी कमजोर नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की जो ताकत है उस पर यदि नजर डाली जाए तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है उत्तर कोरियाई सेना। सेना में 12.8 लाख सक्रिय सैनिक है, 6 लाख रिजर्व सैनिक भी मौजूद हैं और 50 से 100 के बीच परमाणु हथियार उनके पास हो सकते हैं। वासोंग 18 अमेरिका तक मार सकती है, यह उसकी शक्ति है। और थल सेना में 6000 से ज्यादा टैंक्स उसके पास मौजूद हैं। साथ ही वायुसेना में 900 से ज्यादा विमान एक तरीके से उत्तर कोरिया की ताकत को बढ़ा रहे हैं और नौसेना में 500 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं। जीडीपी का लगभग 25% जो है वो उत्तर कोरिया अपनी सेना पर खर्च करता है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही उत्तर कोरिया की सैन्य शक्ति को और ज्यादा मजबूत भी बनाता है। ऐसे में उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल परीक्षण किया है उसके बाद किस तरह की रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में यह बात तो तय है कि जैसे हॉर्मुज जलडबरू मध्य का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक तरीके से जो तनाव है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, ठीक उसी तरीके से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का जो तनाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। साफ है कि नॉर्थ कोरिया को इस बात का डर लग रहा है कि अगला नंबर कहीं उसका ना हो, इसलिए वो लगातार अपनी सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, समंदर में नए युद्धपोत और हथियारों को उतारा जा रहा है और यहां तक कि किम जोंग उन खुद अपनी बेटी के साथ टैंक चलाते हुए दिखे। संकेत साफ है कि नॉर्थ कोरिया कोई मौका नहीं देना चाहता, लेकिन क्या वो इन तीन बाहुबलियों का मुकाबला कर सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। नॉर्थ कोरिया का युद्ध अभ्यास, समंदर में मिसाइल परीक्षण और टैंक पर किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ, ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किम की शक्ति के खिलाफ त्रिशक्ति यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में समझना होगा कि ये जो तनाव है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ये कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया की ताकत उसकी मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उसकी जानकारी जरा आपको देते हैं। ये मिसाइल्स आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज हैं, हवा में अपना रास्ता बदल सकती हैं, इन्हें मार गिराना लगभग असंभव होता है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल किम जोंग उन की बड़ी ताकत है। इसके साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी उसकी एक बड़ी मजबूत उसका एक हथियार है। आपको बता दें कि ये अमेरिका तक मार सकने की क्षमता इसकी है, हजारों किलोमीटर दूर तक ये हमला कर सकती है। साथ ही वोसोंग ये जो मिसाइल है ये अगली पीढ़ी की ICBM है, यानी कि अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ बेहद खतरनाक है। वोसोंग 19 जो है वो उत्तर कोरिया की सबसे विशाल मिसाइलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ICBM मानी जाती है। इसके अलावा वोसोंग 18 ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, इसे लॉन्च करना बहुत आसान और तेज भी है, इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा वोसोंग 18 की जानकारी हमने आपको दी। अब आपको बताते हैं वोसोंग 17, ये जो है इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है। वोसोंग 17 की बात करें तो इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से अधिक है और पूरे अमेरिका को अपनी जद में लेने में ये सक्षम है और इसीलिए इसका जो नाम है वो मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है वोसोंग 17 को। ये तमाम सारी जो मिसाइल्स जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया की ताकत को बढ़ाता है। ये वोसोंग 17 मिसाइल जो कि 15,000 किलोमीटर की क्षमता तक मार कर सकती है और पूरे अमेरिका को अपने जद में लेने की इसकी क्षमता है। इसके अलावा वोसोंग 16B ये एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है और साथ ही KN-23 ये रूस के इस्कंदर मिसाइल जैसी है। तो ये तमाम सारी जो मिसाइल है ये कम ऊंचाई पर उड़ती है और अंत में ये अपना रास्ता भी बदल सकती है। तो नॉर्थ कोरिया की ताकत को मजबूत करती हुई ये उसकी सैन्य शक्ति है और ये उसकी मिसाइल शक्ति है। और आइए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां अननोन गनमैन जो है वो एक बार फिर से उसने दहशत को बढ़ा दिया है और एक बार फिर से अननोन गनमैन ने आतंकियों की नींद उड़ा दी है।
हाल के दिनों में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान के दिल लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी समूह का सह संस्थापक और नंबर 2 आमिर हमजा पर गोलियों की बरसात करने वाला अननोन गनमैन आखिर है कौन, जिन्हें अब तक पाकिस्तान ढूंढ नहीं पाया है, और कैसे ये चुन चुन कर आतंकियों का शिकार कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर आमिर हमजा जो है ये कौन है। तो आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा में नंबर 2 का आतंकवादी है। भारत में हुए कई हमलों से आमिर हमजा का संबंध है। इसके अलावा बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए हमले में भी आमिर हमजा शामिल था। और साथ ही आपको बता दें कि सोवियत अफगान युद्ध के दौरान आतंकी ट्रेनिंग में भी इसका पूरा हाथ था। जकीउर रहमान लखवी ने इसकी भर्ती की थी। लखवी ने हमला और हाफिज सईद की मुलाकात इसके साथ हमजा और हाफिज सईद की मुलाकात करवाई थी, और हाफिज के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा जो है उसका पूरा गठन किया था। और 1 साल में दूसरा हमला भी इन्होंने लगातार किया। तो एक तरीके से पूरा सुनियोजित ढंग से जो है आमिर हमजा को आतंकवादी और उसके साथ साथ भारत के खिलाफ हमला करने के लिए यहां पर तैयार किया गया। हाफिज के साथ मिलकर यही है आमिर हमजा जिसने लश्कर-ए-तैयबा का गठन किया। तो ये यहां पर हम आपको हमजा की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहली बार कोई आतंकी अननोन गनमैन का शिकार हुआ है। पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमले का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के बड़े कमांडर्स पाकिस्तान या पीओके में मारे गए हैं। पाकिस्तान में अननोन गनमैन का एक तरीके से कहर बरपा हुआ है, और यही कारण है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की नींद जो है वो उड़ी हुई है। आपको बता दें कि तब अगर ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करें तो 15 मार्च को सिलसिलेवार ये तमाम सारी तारीखें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ख्वाजा शाहिद का नाम जो है वो भी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ये आता है। इसके अलावा 16 अप्रैल 2026 को आमिर हमजा जो है उसका गठन करता है, लश्कर-ए-तैयबा का गठन करता है, और साथ ही ये लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक भी है। साथ ही यहां पर यह भी है कि देखिए पाकिस्तान की जो अननोन गनमैन है इसमें इन आतंकियों को अब तक जो है वो मौत के घाट उतारा गया है। ये तमाम जानकारी हम आपको स्क्रीन के जरिए यहां पर बता रहे हैं। मार्च 2022 में ज़हूर मिस्री जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी जो है उसे मार गिराया, और अप्रैल 2026 में अब आमिर हमजा जो कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी है उसको पाकिस्तान के इस अननोन गनमैन ने मार गिराया है। और यही बड़ी वजह है कि इनकी जिस तरीके से हत्या हो रही है उससे पाकिस्तानी जो आतंक के आका हैं वो खौफजदा हैं, डर के